नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे आइडिया की जो किसी भी आजाद समाज की बिल्कुल बुनियाद है, मौलिक अधिकार। ये सिर्फ भारी भरकम कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि हमारी आजादी का सुरक्षा कवच है। तो आइए इनकी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सोचिए, एक बहुत ही जरूरी सवाल है, किसी भी इंसान को उसकी अपनी ही सरकार की बेहिसाब ताकत से कौन बचाता है? इस सवाल का जवाब ही मौलिक अधिकार की पूरी सोच के दिल में बसा है। तो फिर ये मौलिक अधिकार आखिर हैं क्या? इन्हें आप हमारी सबसे जरूरी आजादियों का एक मजबूत किला समझ सकते हैं। इतना मजबूत कि उसे देश के संविधान में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया है। मतलब ये एक तरह की गारंटी है कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारी जो बुनियादी आजादी है उस पर कोई आंच नहीं आएगी। पर इन अधिकारों की जड़ें कहां से आती हैं? देखिए, ये आइडिया कोई रातों रात नहीं आया। इसके पीछे सदियों का लंबा संघर्ष है, गहरी सोच है और दुनिया को बदल देने वाली क्रांतियां हैं। चलिए आजादी के इस नक्शे को इसके इतिहास से समझना शुरू करते हैं। ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये विचार कितना पुराना है और दुनिया भर में फैला हुआ है। कहानी शुरू होती है 539 ईसा पूर्व प्राचीन फारस से, जब साइरस द ग्रेट ने गुलामों को आजाद करने और नस्ली बराबरी का ऐलान किया। फिर सदियां बीती और 1215 में इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा आया, जिसने पहली बार ये तय किया कि राजा भी कानून से बड़ा नहीं है। और ये सिलसिला 17वीं और 18वीं सदी में इंग्लिश और अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स के साथ आगे ही बढ़ता चला गया। मैग्ना कार्टा का बस ये एक वाक्य कानून के राज का सार है। इसका सीधा सा मतलब था कि ताकत मनमानी नहीं हो सकती, इंसाफ के लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। सोचिए, उस जमाने में ये एक क्रांतिकारी विचार था जिसने आज के लोकतंत्र की नींव रखी। लेकिन फिर आया 20वीं सदी का वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। दूसरे विश्व युद्ध की तबाही ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। तब जाकर एक ग्लोबल सोच उभरी कि ऐसी हैवानियत दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। और बस इसी संकल्प से आधुनिक मानवाधिकार आंदोलन ने जन्म लिया। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि दुनिया के 3 बड़े लोकतंत्रों ने मौलिक अधिकारों के इस विचार को कैसे अपनाया और अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से कैसे ढाला। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग रास्ते दिखते हैं। अमेरिका ने तो शुरू से ही एक लिखित बिल ऑफ राइट्स बनाया जो साफ साफ बताता है कि सरकार की हदें कहाँ खत्म होती हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में अधिकार सदियों तक कानूनों और अदालती फैसलों से धीरे धीरे विकसित हुए, जिन्हें आखिरकार 1998 में एक कानून की शक्ल दी गई। और फिर आता है भारत का नजरिया, जो इन दोनों से सीखते हुए भी बिल्कुल अनोखा है। हमारे संविधान बनाने वालों ने एक ऐसे समाज की चुनौतियों को समझा जो गुलामी से आजाद हुआ था और जिसमें बहुत विविधता थी। इसलिए उन्होंने न सिर्फ बोलने की आजादी और बराबरी जैसे अधिकार दिए, बल्कि छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए खास कानून भी बनाए। और सबसे खास है अनुच्छेद 32, जो इन अधिकारों को लागू करवाने के हक को ही एक मौलिक अधिकार बना देता है। सोचिए, अपने अधिकारों को लागू करवाना भी एक अधिकार है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अधिकारों को संविधान में लिख देना तो एक बात है, पर ये कौन देखेगा कि उनका पालन भी हो रहा है? ये हमें अपने अगले अहम सवाल पर ले आता है, इन वादों का रखवाला आखिर है कौन? और यहीं एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। सोचिए, क्या हो अगर संसद, जिसके पास संविधान बदलने की ताकत है, खुद ही इन अधिकारों को कमजोर करने या छीनने की कोशिश करे? क्या हमारे पास कोई सुरक्षा कवच है? इसका जवाब भारतीय न्यायपालिका के एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया में मिलता है, मूल संरचना का सिद्धांत। ये सिद्धांत संविधान में कहीं लिखा नहीं है, बल्कि इसे सुप्रीम कोर्ट ने विकसित किया है। ये कहता है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो इसकी मूल संरचना, मतलब इसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। ये सिद्धांत रातों रात नहीं बना, बल्कि दशकों की कानूनी जद्दोजहद के बाद उभरा। 1951 में कोर्ट ने कहा कि संसद के पास असीमित अधिकार हैं। फिर 1967 में अपना ही फैसला पलटते हुए कहा कि मौलिक अधिकारों को छुआ नहीं जा सकता। आखिरकार 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में एक संतुलन बनाया गया। संसद बदलाव कर सकती है, पर संविधान की नींव को नहीं हिला सकती। मतलब बदलने का अधिकार, मिटाने का अधिकार नहीं है। और फिर 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले ने इस सिद्धांत की नींव को और भी पक्का कर दिया।
कोर्ट ने फैसला दिया कि संसद की सीमित संशोधन शक्ति खुद संविधान की एक मूल विशेषता है। इस तर्क ने ये साफ कर दिया कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। तो ये सब तो हुई कानून और कोर्ट की बातें, पर असल जिंदगी में जमीन पर इन अधिकारों का क्या मतलब है? कागज पर लिखा एक शब्द लोगों की जिंदगी कैसे बदल सकता है? 50%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। ये भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है। ये सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि एक संवैधानिक संशोधन का नतीजा है, जिसे सत्ता के समीकरण को बदलने के लिए बनाया गया है। और इसका असर सिर्फ राजनीतिक सीटों तक ही सीमित नहीं है, इसका असर लोगों की सोच पर हुआ है। ये उन महिलाओं में आत्मविश्वास और आजादी की भावना जगाने की बात है जिन्हें पीढ़ियों से सार्वजनिक जीवन से दूर रखा गया था। ये जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण की एक जीती जागती मिसाल है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। तरक्की साफ दिखती है। महिला नेता सफाई और शिक्षा जैसे जरूरी मुद्दों को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, जहां गहरी चुनौतियां बरकरार हैं। पितृसत्ता की सोच रातों रात नहीं बदलती और प्रॉक्सी नेतृत्व, जहां पुरुष रिश्तेदार पर्दे के पीछे से हुकूमत चलाते हैं, एक बड़ी सच्चाई है। तो हाँ, ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। तो ये थी कहानी एक अधिकार की, जो सदियों पुराने एक विचार से शुरू हुई, कानूनी सिद्धांतों से गुजरी और आज जमीनी हकीकत को बदलने की कोशिश कर रही है। ये सब हमें एक आखिरी और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक अधिकार आखिर रहता कहाँ है? क्या वो संविधान की किताबों में है, अदालतों के फैसलों में, या सरकारों के काम में? शायद एक अधिकार असल में हम जैसे आम नागरिकों के दिल और दिमाग में जिंदा रहता है, जो हर रोज इसे जीने और इसकी हिफाजत करने की मांग करते हैं। और जब तक ये मांग जिंदा है, तब तक ये अधिकार भी जिंदा है। ये एक कभी न खत्म होने वाली लेकिन हमेशा जरूरी यात्रा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।